हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ एंड जस्टिस इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड में वैश्विक न्याय क्या है, ग्लोबल जस्टिस क्या है और ग्लोबल जस्टिस पर रॉल्स के विचार, वैश्विक न्याय पर अमर्त्य सेन के विचार को। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं। देखिए, वैश्विक न्याय राजनीतिक सिद्धांतों में एक ऐसा मुद्दा है जो इस धारणा पर आधारित है कि हम एक न्यायपूर्ण संसार में नहीं रहते। वी डू नॉट लाइव इन अ जस्ट वर्ल्ड। इस समय संसार में अधिकतर लोग अत्यधिक गरीब हैं जबकि अन्य अत्यधिक समृद्ध। कई कई अभी भी तानाशाही शासकों के अंतर्गत जी रहे हैं। अनगिनत लोग हिंसा, बीमारी तथा भुखमरी के शिकार हैं। कई अकाल मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। अतः मूल प्रश्न यह है कि इस प्रकार के तथ्यों को हम किस प्रकार समझें या इन पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। इस विश्व में रहने वाले लोग एक दूसरे के प्रति यदि ऋणी हैं, यदि वे हैं तो इस संपूर्ण विश्व में हमें किस प्रकार के संस्थाएं तथा नैतिक मानदंड स्वीकार करने चाहिए तथा क्रियान्वित करने चाहिए। वैश्विक न्याय राजनीतिक सिद्धांतों में एक ऐसा मुद्दा है जो इस धारणा पर आधारित है कि हम एक न्यायपूर्ण संसार में नहीं रहते। वी डू नॉट लाइव इन अ जस्ट वर्ल्ड। इस समय संसार में अधिकतर लोग अत्यधिक गरीब हैं जबकि अन्य अत्यधिक समृद्ध। कई अभी भी तानाशाही शासकों के अंतर्गत जी रहे हैं। लोग हिंसा, बीमारी तथा भुखमरी के शिकार हैं और कई अकाल मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। ठीक है। और इस प्रकार के तथ्यों को हम किस प्रकार समझें या इन पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। इस विश्व में रहने वाले लोग एक दूसरे के प्रति यदि ऋणी हैं तो वे हैं तो इस संपूर्ण विश्व में हमें किस प्रकार संस्थाएं तथा नैतिक मानदंड स्वीकार करना चाहिए, ये हम इसमें पढ़ेंगे। अब समझते हैं कि वैश्विक न्याय क्या है, ग्लोबल जस्टिस क्या है। देखिए, आधुनिक युग के आरंभ से लेकर 20वीं शताब्दी तक राष्ट्र राज्य एक प्रधान राजनीतिक और प्रभुसत्ता संस्था रहा है जो एक निश्चित भूमि पर रहने वाले लोगों पर शक्ति के वैध प्रयोग का एकाधिकार रखता है। साथ ही यह अन्य प्रभुसत्ताधारी राज्यों द्वारा आधारित और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का भाग है। इस संपूर्ण अवधि में न्याय की धारणा में रुचि रखने वाले राजनीतिक दार्शनिकों ने अनन्य रूप से केवल राष्ट्र के अंदर राष्ट्र मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, अर्थात राज्य को अपने नागरिकों के साथ साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और नागरिकों के परस्पर संबंध क्या तथा कैसा होना चाहिए। परस्पर प्रभुसत्ताधारी राज्यों के बीच अथवा अपनी सीमाओं से परे व्यक्तियों के बीच न्याय एक गौण विषय था जिससे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतकारों के लिए छोड़ दिया। तथापि पिछले 3 दशकों में वैश्वीकरण का उदय तथा कई परराष्ट्रीय राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन में तथा कई विविध अंतर्राष्ट्रीय निगमों एवं गैर सरकारी संगठनों के परिणाम स्वरूप राष्ट्र राज्य पर आधारित राष्ट्र व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया से नजर रही है। और परिणाम स्वरूप विशेषकर 1980 के बाद वैश्विक न्याय समकालीन राजनीतिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। वैश्विक न्याय के मुद्दे, इश्यू इन ग्लोबल जस्टिस। वैश्विक न्याय की धारणा 3 संबंधित मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है जो इस प्रकार से हैं। पहला मुद्दा वैश्विक न्याय का कार्य क्षेत्र है, अर्थात जैसा कि नैतिक मुक्तिवादी मोरल यूनिवर्सलिस्ट दावा करते हैं, क्या कोई ऐसा नैतिक मानदंड है जो विश्व के सभी लोगों पर उनकी संस्कृति, लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता तथा अन्य विशिष्ट तत्वों के प्रभाव किए बिना लागू किए जा सके, या क्या ये नैतिक मानदंड केवल संस्कृति, राष्ट्र समुदाय अथवा ऐच्छिक समुदायों के सीमित संदर्भों के अंतर्गत लागू होते हैं। दूसरा मुद्दा वितरणात्मक न्याय से संबंधित है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से संबंधित है। उदाहरण के लिए 1.1 अरब से अधिक लोग अर्थात संपूर्ण मानव जनसंख्या 18% भाग विश्व बैंक द्वारा निर्धारित $2 प्रतिदिन को में गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, जबकि कनाडा की सरकार अपने किसानों को पशुओं के चारे के लिए $3 प्रतिदिन देती है। अर्थात कनाडा के पशुओं का खान पान तृतीय विश्व में रहने वाले लोगों से कहीं बेहतर है। अतः यहाँ पर गंभीर सवाल है, क्या धन संपदा एवं संसाधनों का वर्तमान वितरण न्यायोचित है? गरीबी के मूल कारण क्या है और क्या वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोई अंतर्निहित दोष है? लोगों की सहायता करना क्या अमीरों का कर्तव्य है या यह केवल एक दान अथवा परोपकारी तक सीमित है, जिसकी प्रशंसा की जा रही है, परंतु जो नैतिक दृष्टिकोण से जरूरी है। और यदि
गरीबों की सहायता करनी भी है तो कितनी, किस सीमा तक, इतने कि वे अपने मौलिक अधिकारों को पूरा कर सकें, यानी अपनी मौलिक ज़रूरतों को पूरा कर सकें, इतने कि वे मानव के रूप में सम्मानजनक जिंदगी जी सकें, या उतनी देर तक जब तक कि वे अमीरों के बराबर ना आ जाए। वैश्विक न्याय के आदर्श को प्राप्त करने के लिए कौन सी संस्थाएं उत्पन्न होंगी? क्या वे राज्य हैं या समुदाय या संघीय इकाइयाँ? वैश्विक वित्तीय संस्थाएं जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, बहुराष्ट्रीय निगम, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या एक विश्व राज्य। ठीक, ये हमारा समर्थन किस प्रकार प्राप्त करेंगे तथा संस्थाओं की स्थापना तथा रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होगी? भिन्न क्षेत्रीय इकाइयों के बीच इन संस्थाओं का आदान प्रदान कितना सहज होगा? वैश्वीकरण की सबसे बड़ी चुनौती नैतिक है, अर्थात क्या पश्चिमी के समृद्ध देशों को अविकसित और विकासशील देशों के अपेक्षित वर्गों, परंपराओं एवं संस्कृतियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिनके साथ इनका अपना भविष्य अभिन्न तरीके से जुड़ा हुआ है, या उन्हें केवल उनके प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के दोहन तक सीमित रहना चाहिए? ठीक, ये विकल्प वृहत वैश्विक न्याय, ग्लोबल जस्टिस का प्रश्न खड़ा करते हैं। अभी तक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार जैसे विषय निश्चित भूमि के अंदर और राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है, परंतु वैश्वीकरण की धारणा ने इन परंपरागत मान्यताओं को मूलभूत चुनौती दी है। वैश्विक न्याय पर विभिन्न दृष्टिकोण, पोजिशंस ऑन ग्लोबल जस्टिस। वैश्विक न्याय का मूल मुद्दा जिस पर विचार करना अनिवार्य है वह है वैश्विक न्याय की परियोजना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी संभव है। इस संदर्भ में 5 प्रमुख दृष्टिकोण पहचाने जा सकते हैं। ये हैं राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, यथार्थवाद, रियलिज्म, विशिष्टवाद, पार्टिकुलरिज्म, राज्यों का समाज, परंपरा, सोसाइटी ऑफ स्टेट्स, ट्रेडिशन तथा विश्व बंधुत्व। ठीक, देखिए, राष्ट्रवादियों जैसे डेविड मिलर का तर्क है कि वांछित परस्पर उत्तरदायित्व की परंपरा एक विशेष प्रकार के मूल्यवान समुदाय अर्थात राष्ट्र द्वारा निर्मित की जाती है। विश्व के किसी कोने में दुखी लोगों की सहायता करने का हमारा एक मानवीय कर्तव्य हो सकता है, परंतु यह कर्तव्य हमारे देश के नागरिकों की तुलना में अपेक्षाकृत कम तात्कालिक कठोरता अनिवार्य होते हैं। राष्ट्रवाद के प्रारंभ से ही यह भावना अंतर्निहित रही है कि राष्ट्र के अंदर तथा राष्ट्र के बाहर के नैतिक कर्तव्यों में मौलिक अंतर होता है, जिसका उदाहरण इस तथ्य में प्रतिबिंबित होता है कि किसी राज्य विशेष के कल्याणकारी लाभ राज्य की सीमाओं से परे के लोगों को उपलब्ध नहीं होते। इनका मानना है कि वितरणात्मक न्याय का मुद्दा राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोगों के संदर्भ में होता है, राज्यों के बीच नहीं। दूसरा, मोरगेंथ्य, केनेस वेस्ट जैसे यथार्थवादी का तर्क है कि वैश्विक न्याय मानदंड जैसी कोई धारणा नहीं है तथा नैतिक सर्वत्र वाद जैसी धारणा भी एक मिथ्या है। अंतर्राष्ट्रीय अराजकता के इस युग में केवल राज्य ही एक प्रमुख खिलाड़ी है जो हमेशा अपने हितों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं और करना चाहिए। किन्हीं गरीब देश के लोगों की सहायता करना कोई कर्तव्य नहीं है जब तक कि यह सहायता किसी राष्ट्र के सामरिक हित को आगे न बढ़ाती हो। तीसरा, विशिष्टवाद। उदाहरण के लिए वाल्जर का मानना है कि किसी भी प्रकार के नैतिक मानदंड सांझी परंपराओं एवं मूल्य में से निकलते हैं जो किन्हीं विशेष संस्कृति अथवा समाज द्वारा निर्मित तथा संपोषित किए जाते हैं। नैतिक तथा सामाजिक आलोचना भी ऐसे समूहों की सीमाओं के भीतर संभव है, इन्हें बाहर नहीं। प्रत्येक समाज में अपने विभिन्न मानदंड होते हैं और केवल उस समाज में रहने वाले लोग ही इनके प्रति बाध्य होते हैं और स्वयं ही सही तरीके से आलोचना भी कर सकते हैं। अतः नैतिक सर्वत्रवाद एक झूठी अवधारणा है, क्योंकि विविध समाज एवं संस्कृतियों के निष्पक्ष नैतिक मानदंड भिन्न होते हैं। हम अजनबियों के साथ वितरण के वे मानदंड नहीं अपना सकते जो अपने लोगों नागरिकों के साथ अपनाते हैं, तथा राज्य जो लोगों की साझी तथा विशिष्ट नैतिक समझबूझ की व्यक्त करता है, स्थानीय एवं विषम न्याय प्रदान करने की उपयुक्त संस्था है। हालांकि समुदायवादी वैश्विक असमानता को समाप्त करने के विरोधी नहीं है, परंतु वे किसी ऐसे कानूनी तथा राजनीतिक सुधार को आवश्यक नहीं समझते जहां प्रत्येक वर्ष 18 मिलियन लोग भूखमरी के कारण अपनी जान गंवाते हों। चौथा, राज्यों की समाज परंपरा में राज्यों को एक विशिष्ट व्यक्तिगत इकाई के रूप में देखा जाता है जो अपने साझे हितों और अंतर संबंधों, नैतिक नियमों समेत पर परस्पर सहमति जुटा सकते हैं, वैसे ही जैसे व्यक्ति आपस में करते हैं। विभिन्न अभिजनों के बीच सहमति को सामाजिक समझौते के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाता है। इस परंपरा के मुख्य समर्थक रॉल्स हैं, जिसने अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ पीपल्स
मैं वैश्विक न्याय की धारणा का अपनी पहली पुस्तक में द थ्योरी ऑफ जस्टिस से आगे विस्तार किया है, जिसका तर्क है कि हम वैश्विक प्रशासन को उचित ठहरा सकते हैं, यह दिखाकर कि यह विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों द्वारा एक ऐसी काल्पनिक मूल अवस्था इमेजिन ओरिजिनल पोजीशन में चुना जाएगा जिसमें किसी को यह नहीं पता होगा कि किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक, अनभिज्ञता के आधार पर जोर दिया गया अनभिज्ञता के आधार पर लिया गया यह निर्णय उचित होगा क्योंकि इसमें किसी प्रकार के स्वार्थी पूर्वाग्रहों का अभाव है। जब रॉल्स ने इस मॉडल को घरेलू उपाय के संदर्भ में अपनाया तो उसमें मूल अवस्था में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का एक समाज के सभी सदस्यों थे तथा जिसमें उसने एक समतावादी पुनः वितरणात्मक उदारवाद राजनीति का समर्थन किया। तथापि रॉल्स जब इस तरीके से वैश्विक न्याय के स्तर को अपनाता है तो यह एक परंपरागत सिद्धांत कांत की अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की धारणा का समर्थन करता है और जिसमें राज्य का प्रमुख कर्तव्य संधियों का पालन करना तथा युद्ध पर कड़ी सीमाएं लगाना। पांचवा विश्व बंधुत्व, ठीक है, के समर्थन का तर्क है कि नैतिक स्वतंत्रवाद सर्वत्रवाद की धारणा काफ़ी हद तक सत्य है। सभी लोग केवल एक दूसरे की सगी साथी तथा हम वतन होने के कारण ही नहीं बल्कि एक मानव होने के नाते व्यापक न्याय की धारणा के अंतर्गत आते हैं। इनका तर्क इस प्रकार है, व्यक्तियों की नैतिक स्थिति कुछ एक नैतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विशेषताओं पर आधारित होती है। यह विशेषताएं संपूर्ण मानव जाति की साझी है। ये केवल कुछ एक राष्ट्रों संस्कृति समाज तथा राज्य के अधिकार नहीं, अतः संपूर्ण मानव जाति एक नैतिक स्थिति की धारक है और इस संदर्भ में राष्ट्रों संस्कृतियों समाजों तथा राज्यों में सीमा निश्चित करने नैतिक दृष्टिकोण में बेफालात हैं। वैश्विक न्याय पर रॉल्स के विचार क्या हैं, इसको समझते हैं। रॉल्स व्यू ऑन ग्लोबल जस्टिस, रॉल्स की पुस्तक द लॉ ऑफ पीपल्स अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक में रॉल्स ने प्रयत्न किया है कि न्याय की उदारवादी धारणा में से राज्यों के बीच न्याय की विषय वस्तु को किस प्रकार निकाला जा सकता है जो निष्पक्ष जस्टिस ऑफ फेयरनेस हो। ठीक है, जस्टिस ऑफ फेयरनेस जैसी ही हो परंतु उससे थोड़ी अधिक व्यापक हो। जिस प्रकार राष्ट्रीय न्याय के स्तर पर समझौते के भागीदार नागरिक हैं, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पात्र विभिन्न राज्य हैं जिन्हें राज्यों के समाज सोसाइटी ऑफ पीपल्स के नाम दिया गया है। यद्यपि द लॉ ऑफ पीपल्स मूलतः उदारवादी विदेश नीति को एक अंग है, परंतु इसमें जिन लोगों राज्यों की रॉल्स चर्चा करते हैं वे सभी उदारवादी नहीं है। लोगों यानी राज्यों के प्रतिनिधि अनभिज्ञता के पर्दे के पीछे हैं तथा वे उस देश की विशिष्ट परिस्थितियों के बारे में कुछ नहीं जानते जिनका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ये प्रतिनिधि नहीं जानते कि जिस देश का वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसका आकार, जनसंख्या, औद्योगिकता, सैनिक शक्ति क्या है। द लॉ ऑफ पीपल्स से रॉल्स का अभिप्राय है कि अधिकारों तथा न्याय की एक विशिष्ट राजनीतिक धारणा जो अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा व्यवहार के नियमों तथा आदर्श पर लागू होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं, देखिए, इस न्याय की इस राजनीतिक धारणा को मूल स्थिति के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, अर्थात एक काल्पनिक प्रबंध द्वारा जहां प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि कुछ ऐसे नियम निश्चित करने के उद्देश्य से इकट्ठे होते हैं जो उनके संगठन की सत्ता को शासित इस प्रकार से निकले नियम लॉ ऑफ पीपल्स की विषय मंची हांग के नियम मुख्यतः 8। ठीक, लोग अपनी सरकारों द्वारा शासित स्वतंत्र एवं स्वायत्त हैं तथा उनकी स्वतंत्रता एवं स्वयं स्वायत्तता का दूसरी लोगों द्वारा सम्मान किया जाना आवश्यक है। अपने समझौतों में सभी लोग समान और भागीदार हैं। लोगों को आत्मरक्षा का अधिकार है परंतु युद्ध का कोई अधिकार नहीं है। लोगों के हस्तक्षेप के कर्तव्य का पालन करना होगा और लोगों को समझौते तथा संधियों का पालन करना होगा। युद्ध के संचालन के संदर्भ में लोगों को कुछ विशिष्ट प्रतिबंधों का पालन करना होगा, अर्थात यह केवल आत्मरक्षा के लिए ही लड़ा जा सकता है। लोगों को मानव अधिकारों का सम्मान करना होगा। लोगों को ऐसे अन्य लोगों की सहायता करना कर्तव्य होगा जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रह रहे हैं और जो उनके पास न्यायपूर्ण और सम्मानजनक राजनीतिक तथा सामाजिक प्रशासन करने में प्राप्त करने के प्रयत्न में बाधा डाल रही हैं। अब पढ़ते हैं वैश्विक न्याय पर अमर्त्य सेन के विचार। अमर्त्य सेन के अनुसार वैश्वीकरण के लाभ और हानियों पर चिंतन करते समय न्याय की आवश्यकता के बारे में सोचना अनिवार्य है।
इस तर्क के कई कारण दिए जा सकते हैं कि वैश्वीकरण एक उत्तम उद्देश्य है, परंतु इसके बारे में संसार में बहुत से लोगों के लिए बहुत से लोगों के संदेह दूर करना काफ़ी कठिन है कि यह उनके लिए वरदान इसका अर्थ यह नहीं है कि वैश्वीकरण एक गलत उद्देश्य है, परंतु इसका अर्थ है कि इसमें ऐसे संशोधन किए जाएं कि यह सबको अच्छा लगे। न्याय का मूल आधार है और संसाधन का उचित वितरण, फेयर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिसोर्सेज। ठीक। अतः वैश्वीकरण के संदर्भ में महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या वैश्वीकरण के लाभों का वितरण उचित अथवा स्वीकार्य हुआ है, न कि इससे सभी भागीदारों को कुछ न कुछ लाभ हुआ है। दूसरे शब्दों में प्रश्न यह है कि क्या आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अवसरों की अपेक्षाकृत कम असमान वितरण द्वारा उन्हें अपेक्षाकृत उचित न्याय प्राप्त हो सकता है, और यदि ऐसा है तो इसके लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध क्या होंगे। इसलिए मुद्दा यह है, वैश्वीकरण के संदर्भ में एक संशोधित वैश्विक व्यवस्था का प्रयत्न होना चाहिए, अपेक्षाकृत उचित न्याय और अवसरों का और अधिक उचित वितरण। रॉल्स के विपरीत अमर्त्य सेन वैश्वीकरण के वर्तमान विचारधारा में परिवर्तन करके वैश्विक पुनः वितरित न्याय की बात करता है, हालांकि वह नव उदारवादी विश्व अर्थव्यवस्था के पक्ष में नहीं है। अतः उसका मानना है कि हल उस बाजार अर्थव्यवस्था को समाप्त करने में नहीं है। वास्तव में यह बाजार अर्थव्यवस्था कई प्रकार के समांतर स्वामित्व के पैटर्न, संसाधन उपलब्धियों, सामाजिक अवसरों तथा पेटेंट कानून एवं ट्रस्ट विरोधी नियमों आदि के साथ भी संभव है। ऐसी नई परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए बाजार अर्थव्यवस्था भिन्न कीमतें, व्यापार के स्वरूप, आय वितरण तथा व्यापक स्तर पर भिन्न परिणाम पैदा कर सकती है। परंतु इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व जोड़ना आवश्यक है वह है सामाजिक सुरक्षा। बाजार अर्थव्यवस्था में संशोधन और सामाजिक सुरक्षा दोनों मिलकर असमानता तथा गरीबी के वर्तमान स्तरों में काफ़ी कमी ला सकते हैं।